जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस सेकंड की आज की अपनी क्लास। आज दोस्तों ये है अपना 38th नंबर का लेक्चर। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैं 37 लेक्चर अपने जीएस सेकंड के चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। 47 लेक्चर दोस्तों ऑलरेडी अपने करंट अफेयर के कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो सब भी आप मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों पिछली क्लास में ही जैसे आप सभी को पता है पंचायती राज में मैंने आपको पंचायती राज पूरे अच्छे से समझाया 2 क्लासेस में। दैन दोस्तों जो मैंने पिछली क्लास ली थी अपनी पंचायती राज की दोस्तों, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव जो पीवाईक्यू में पूछे गए थे अपने यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, आरएएस में, वो सब दोस्तों मैं आपको सोल्व करा चुकी हूँ, क्योंकि आप सभी को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छे से पता है। दोस्तों पहले हम किसी भी टॉपिक, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैंने वो आपको फंडामेंटल राइट कराया, प्रस्तावना कराई, अपना डीपीएसपी कराया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मतलब कोई भी टॉपिक मैंने जितने भी अब तक कवर कराए हैं दोस्तों, सभी में मैंने क्या कराया, पहले दोस्तों मैं किसी भी टॉपिक की अच्छे से आपको थ्योरी को समझाती हूँ, देन दोस्तों मैं उसके आपको पीवाईक्यू सोल्व कराती हूँ। क्योंकि दोस्तों उससे क्या हो जाता है, अगर हम अच्छे से थ्योरी को कर लेते हैं तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। और जब मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ तो मैं साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि भाई यहाँ से स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से पूछे गए हैं, तो दोस्तों वो मैं ऐसे ही नहीं बोलती, काफ़ी रिसर्च करके मैंने पीवाईक्यू, जैसे कि आप सभी को पता है यूपी पीसीएस के 10 ईयर के पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं, तो मुझे अच्छे से अंदाजा है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी भी जो भी स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, एमपी पीसीएस का हो, आरएएस का हो, तो दोस्तों वो पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं देखते रहती हूँ कि भाई कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को इसी तरह से डिज़ाइन करती हूँ कि ना वो आपको पीसीएस, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट, मेन टारगेट तो दोस्तों अपना स्टेट लेवल पीसीएस भी है, चाहे आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों अपनी कक्षा को ऐसे डिज़ाइन करती हूँ कि क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट एसएससी जो जीडी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएसआई कांस्टेबल या अपना दिल्ली पुलिस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कक्षा ऐसे मैं आपको समझा रही हूँ, ऐसे फ्रेम कर रही हूँ कि वो सभी को हेल्प करेगी। तो दोस्तों आप सभी को जाके मेरी वो क्लासेस देखनी है, आपको काफ़ी मदद होगी। तो दोस्तों आज अपना, क्योंकि दोस्तों पंचायती राज टॉपिक मैंने बताया था आपको कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें मैंने 3 क्लासेस लगाई थी कि 2 में मैंने आपको थ्योरी समझाया था अच्छे से, और दैन दोस्तों मैंने पीवाईक्यू सोल्व कराए थे, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करा दिए आज की क्लास में दोस्तों। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे वादा कर रखा है, इस मंथ दोस्तों अपने को जीएस सेकंड कंप्लीट करना है। 37 लेक्चर हो चुके हैं, तो 3-4 लेक्चर और लगेंगे दोस्तों, मैं आपको पूरा जीएस सेकंड कंप्लीट करा दूंगी। दैन दोस्तों मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप हमें हिस्ट्री करा दे, ज्योग्राफी करा दे, कुछ बच्चों को इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि मैम इकोनॉमी समझ में नहीं आती, आप हमें वो करा दे। तो दोस्तों जब मैं इस मंथ में अपना जीएस सेकंड पूरी कोशिश है ख़त्म करा दूंगी, दैन दोस्तों मैं अपना अगले मंथ से ही अपना हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी में मैं सोच रही हूँ कि आधे घंटे की आपको कराते हुए चलूँ, ताकि दोस्तों अपना फरवरी मार्च, मैंने मार्च तक टारगेट रख रखा है कि मैं आपके सारे जीएस के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको कंप्लीट करा दूंगी। दैन दोस्तों हम क्या करेंगे, आप सभी को, जैसे कि आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, अपनी सक्सेस की एक ही की होती है, और वो क्या होती है, वो होती है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप कितना पढ़ते हैं ये तो मैटर करता ही है, लेकिन आप उसका कितनी बार रिवीजन करते हैं दोस्तों, ये उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सभी बोलते हैं, जैसे हम टॉपर्स की टॉक देखते हैं, जैसे यूपीएससी टॉपर हो गए, या जैसे अपना सपना है एसडीएम बनने गए ये या डीएसपी बनने का, तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आता है तो हम टॉपर्स की टॉक देखते हैं कि उन्होंने क्या रणनीति अपनाई, वो कैसे पढ़े कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एसडीएम बन गए, फर्स्ट अटैम्प्ट में डीएसपी बन गए, या उन्होंने जैसे कोई 3-4 साल से देता है उसका नहीं होता, वो 5वीं बार में अपना अटैम्प्ट क्लियर करता है या एसडीएम डीएसपी बनता है। तो दोस्तों उनकी भी हम देखते हैं कि भाई उनकी क्या गलतियां हुई जो हमें नहीं करनी है, कि क्योंकि हम ये दोस्तों यही होता है कि अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए हम टॉपर्स की टॉक भी देखते हैं। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट पे कोई अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके
पास दोस्तों कॉन्फिडेंस है तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हैं। फिर कॉन्फिडेंस ही दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आपको हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, हमेशा आपको क्या रहना है, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रहना और पॉजिटिव रहना है। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे कि मैं आपको बता रही थी, अगर आप रिवीजन पे ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ बेकार हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से ऐसे ही समझ लेते हैं, बजाय एक सब्जेक्ट की, जैसे हम सोचते हैं यार यहाँ से भी पढ़ ले, अगर हम पॉलिटी कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यार लक्ष्मीकांत भी कर लेते हैं, दृष्टि से भी कर लेते हैं, या जो भी और लक्ष्मीकांत की बुक आती है, जैसे जो भी और जो अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं उन्होंने लिख रखी है, तो हम सोचते हैं यार इकट्ठा कर लो, वो ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ ले, वो ये पढ़ रही है तो हम भी पढ़ ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आप एक सोर्स ले। अगर आप जीएस सेकंड की, मैं कुछ प्रचार नहीं कर रही हूँ, अगर आप जीएस सेकंड के लिए, आप सभी को पता है टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़े। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए दोस्तों। वो पूरा ग्रंथ है, अगर आप वो कर लेते हैं तो पॉलिटी उससे बाहर नहीं जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप लक्ष्मीकांत को लेंगे, एक बुक को दोस्तों 100 बार पढ़े, बजाय इसकी कि आप 4-5 बुक को लेके बैठ जाते हैं और वो आप कंप्लीट भी नहीं कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हो। इससे अच्छा है दोस्तों आप एक बुक ले, उसे ही आप 100 बार पढ़े, तो आपके दिमाग में चीजें ऑटोमेटिकली बैठना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हुई रणनीति की बात, किसी दिन और विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे काफी दोस्त कह रहे हैं कि मैम हमें आप जो अपना यूपीपीसीएस है और भी स्टेट लेवल के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सिलेबस के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं कि मैम हमें सिलेबस बता दे, कितने एग्जाम्स होते हैं, मेंस में कितने होते हैं, इंटरव्यू में कितने नंबर का होता है। तो दोस्तों जल्द ही मैं इस पे भी एक जरूर वीडियो बनाऊंगी, इससे आप निश्चिंत रहे। जब तक दोस्तों जो मैं आपको करा रही हूँ जीएस सेकंड, उसको आप अच्छे से करें, देन दोस्तों मैं आगे भी क्लास जल्द से जल्द आपको कराने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इस महीने मैंने आपसे पूरा वादा कर रखा है कि भाई मैं कंप्लीट करा दूंगी, तो दोस्तों मैं अपने वादे को हमेशा निभाती हूँ। तो इस महीने में पूरा आपको जीएस कंप्लीट करा दूंगी। इसलिए दोस्तों आज मैंने 2 टॉपिक लिए हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी योजना आयोग, मतलब कि नीति आयोग, जो बाद में, जैसे पहले योजना आयोग था, देन उसको नीति आयोग, अब क्या है, अब नीति आयोग है। योजना आयोग को समाप्त करके क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। तो दोस्तों आज मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। देन दोस्तों मैंने क्या लिया, 2 टॉपिक लिया। सेकंड है वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग और नीति आयोग, मतलब योजना आयोग ऐसा टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम्स में आता ही आता है। इससे क्वेश्चन, जैसे कि अपना आप अगर स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको योजना आयोग या नीति आयोग से जरूर देखने को मिलता है, और वित्त आयोग से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जीएस की। तो दोस्तों पहले ही है नीति आयोग। क्या दोस्तों, नीति आयोग या योजना आयोग। तो दोस्तों बात करते हैं योजना आयोग की। तो दोस्तों योजना आयोग से पहला ही क्वेश्चन कैसे बनता है स्टेट लेवल में, पहला ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, योजना आयोग कैसी संस्था है। क्या दोस्तों, योजना आयोग कैसी संस्था है। तो योजना आयोग दोस्तों ऐसे दे देंगे कि 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन में देंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम ये संविधानोत्तर क्या होता है। तो दोस्तों संविधानोत्तर ये होता है कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। दोस्तों जो योजना आयोग है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या योजना आयोग का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो आपको क्या लगाना है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भाई प्रीति मैडम ने तो बताया था, भाई जो योजना आयोग है अपनी एक संविधानोत्तर संस्था है। और संविधानोत्तर का क्या मतलब होता है दोस्तों, संविधानोत्तर का मतलब होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान में उल्लेख नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पीटी में आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और मेंस में भी यहाँ से योजना आयोग, नीति आयोग से, वित्त आयोग से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप अच्छे से थ्योरी को समझ लेते हैं इसका, दोस्तों आज मैं थ्योरी समझाऊंगी आपको, देन कल की क्लास में मैं क्या कराऊंगी, योजना आयोग मतलब अपना योजना आयोग जो नीति आयोग है अभी, और अपना जो वित्त आयोग है, इसके दोस्तों जितने भी पीवाईक्यू में स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कल आपको सोल्व करा दूंगी। तो यहीं से कल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम सभी क्लास में करते हैं, कल भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों अगर आ जाए कि क्या योजना आयोग एक कैसी संस्था है, तो आपको लगाना है कि भाई संविधानोत्तर संस्था
संस्था है। अब संविधानोत्तर क्या होती है भाई, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मतलब ऐसे देंगे आपको, आप सरल भाषा में समझिएगा, इतना बर्डन नहीं लेना है। अब मेरा उद्देश्य ही दोस्तों ये है कि मैं अपने एवरेज बच्चे को भी लेकर चलूँ, मतलब आसान भाषा में आप समझे। अभी बुक की लैंग्वेज में तो थोड़ा अलग होता है ना, हमें संविधानोत्तर ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऑप्शन में देंगे योजना आयोग है एक ऐसे आएगा, योजना आयोग है एक संवैधानिक संस्था, ऐसे दे देंगे योजना आयोग है, आपको दे देंगे आगे ऐसे डैश डैश, फिर ए में दे देंगे संवैधानिक संस्था, बी में दोस्तों आपको दे देंगे संविधानोत्तर संस्था, सी एक सी ऑप्शन देंगे और एक डी के ऐसे दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था अगर योजना आयोग का पूछ ले तो अपने को लगाना है ये एक संविधानोत्तर संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर दोस्तों ये संवैधानिक संस्था होती, क्योंकि संवैधानिक तो आप काट ही दोगे, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों संवैधानिक संस्था क्या होती है। दोस्तों संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। जैसे कि अगर हम वित्त आयोग की बात करेंगे ना, तो जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसमें भी ऐसे ही आएगा, वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था संविधानोत्तर संस्था, तो उसमें आपको लगाना है कि भाई जो वित्त आयोग होता है ये क्या होता है, ये संविधान क्या है, संवैधानिक संस्था है। क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। संविधान में कहां पर उल्लेख है, अनुच्छेद 280 में दोस्तों, अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है। तो जब संविधान में लिखा गया है इसका मतलब यही होता है जो चीज संविधान में लिखी गई तो वो संवैधानिक हो गई, जिसका उल्लेख जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया तो वो कैसी हो जाती है, वो संविधानोत्तर हो जाती है। ये आपको डिफरेंस समझना है। तो दोस्तों अगर ये आ जाए तो अब आप गलत नहीं करेंगे, मैं ऐसे आशा करती हूँ। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जैसे मैंने समझा दिया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो योजना आयोग है ये कैसी संस्था है। तो योजना आयोग दोस्तों एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है दोस्तों, योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों अब बात करते हैं योजना आयोग के गठन की, कि भाई योजना आयोग का गठन यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट स्टेट लेवल पीसीएस में, चाहे आप और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ गठन से तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। गठन से कैसे आएगा कि भाई योजना आयोग का गठन कब हुआ, आपको 3-4 डेट देंगे, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 मार्च 1949, ऐसे करके आपको डेट देंगे। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है अगर योजना आयोग के गठन की बात करें तो योजना आयोग का दोस्तों गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था दोस्तों, 15 मार्च 1950 को। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आप डेट कैसे याद करेंगे, अब यही प्रॉब्लम है कि मैडम इतिहास में इतनी डेट है, अपना इसमें भी पॉलिटी में भी डेट आ जाती है कि भाई संविधान का गठन कब हुआ, या फिर ये अपना जब प्रस्तावना करी थी तो उसमें भी डेट थी। तो कई डेट तो बहुत सारी डेट अपने संविधान में भी है और बहुत सारी, और इतिहास में तो कोई डेट का अंत ही नहीं, आप सभी को पता है। और अगर आप वहाँ पर डेट नहीं याद करोगे तो बिना डेट याद के काम भी नहीं चलता है। तो दोस्तों आप डेट को कैसे याद रखेंगे, जैसे ये 15 मार्च है और योजना आयोग के गठन की मैंने बात की कि भाई 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे। दोस्तों हमारे जो फैमिली होती है वो इतनी बड़ी होती है, अपने दोस्त होते हैं, तो दोस्तों अगर किसी के भी फ्रेंड का बर्थडे मार्च में आता है और इसके 15 मार्च को ही हो, क्या पता किसी का भाई 15 मार्च को, तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई 15 मार्च को तो उसका बर्थडे है, तभी अपने योजना आयोग का गठन हुआ था। 1950 तो देखो ध्यान में रहेगा ही, क्या दोस्तों 1950 तो आपके ध्यान में रहेगा, बस डेट में कंफ्यूजन हो जाएगी। और दोस्तों डेट में यहाँ पर डेट से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो आपको डेट के साथ सन भी याद करनी है, सन याद हो जाएगी। डेट में प्रॉब्लम होगा तो किसी का फैमिली में बर्थडे हो या 15 मार्च के आसपास हो तो आप ऐसे करके इसको याद कर लेना, सिंपल है। डेट तो देखो ऐसे याद होती है, वैसे जिसको जैसे याद हो वैसे कर लेना, मैं तो ऐसे याद कर लेती हूँ। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों इसके एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जो योजना आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों अगर आ जाए कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिए हों, तो दोस्तों आपको लगाना है
जो अपने योजना आयोग होता है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? पीएम होते हैं। पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो अभी योजना आयोग, अभी तो नीति आयोग है ना, तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन हो गए? पीएम ही होते हैं। उस टाइम पे जो भी पीएम होगा वही होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है प्रथम उपाध्यक्ष से भी दोस्तों यहाँ पर मैंने PYQ में देखे क्वेश्चन बने हैं कि भाई जो योजना आयोग है इसके प्रथम बात हो रही है दोस्तों उपाध्यक्ष की, क्योंकि अध्यक्ष तो आप लगा ही लेंगे कि भाई पीएम होते हैं, उस टाइम में जो भी पीएम रहे होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन बात फंसेगी उपाध्यक्ष में कि भाई जो योजना आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष ये कौन थे। यहाँ बात हो रही है दोस्तों प्रथम की कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये थे गुलजारी लाल नंदा। ये भी दोस्तों नाम आपको याद करना है। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन वर्क की, भाई योजना आयोग हो रही है, इसका जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य क्या है? मेन वर्क इन द सेंस कि भाई मुख्य कार्य क्या है? जो योजना आयोग है इसका मेन वर्क है क्या? इसका मुख्य कार्य है क्या? ये क्यों बनाई गई? 15 मार्च 1950 को इसका गठन क्यों हुआ? तो दोस्तों जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, जो योजना आयोग है इसका गठन 15 मार्च 1950 को इसलिए हुआ था ताकि पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जा सके। ऐसे आएगा कि या तो ऐसे पूछ लेंगे कि योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे। आपको क्या लगाना है? पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान होते हैं, 5 ईयर प्लान का निर्माण करने के लिए ये योजना आयोग बनाई गई थी। ये तो दोस्तों हुई योजना आयोग के बारे में पूरी जानकारी। अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई? जैसे 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं टोटल। तो दोस्तों ये है इकोनॉमी का टॉपिक। तो जब मैं आपको इकोनॉमी कराऊंगी तो अच्छे से पंचवर्षीय योजनाओं को आपको समझाऊंगी कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, कितना इनका कार्यकाल होता है, और टोटल तो मैंने बताई थी, टोटल पंचवर्षीय योजना हुई थी अपनी 12, उसके बाद एंड कर दिया गया था। अब पंचवर्षीय योजना जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में इकोनॉमी में चर्चा करेंगे डिटेल में। अब दोस्तों जो ये योजना आयोग है इसका अंत कब किया गया? जो योजना आयोग है, अभी योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया? नीति आयोग। लेकिन इसका अंत कब किया गया? तो दोस्तों अंत की बात करें तो दोस्तों योजना आयोग का एंड कर मतलब अंत करके इसके स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग लाया गया। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का तो मैंने बता दिया कि भाई 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, लेकिन उसको एंड कर दिया गया। एंड करके क्या लाया गया? एंड करके दोस्तों इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। अब दोस्तों नीति आयोग थिंक टैंक की तरह वर्क करता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग के अगर स्थापना या गठन की बात करें तो आपको क्या लगाना है भाई? 1 जनवरी सन 2015। दोस्तों ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ से स्टेट लेवल PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नीति आयोग की स्थापना अगर आ जाए तो 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब करी किसने थी? ये भी आ सकता है। तो दोस्तों ये की थी अपने PM नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की थी? PM नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों नीति आयोग का से आशय मतलब नीति आयोग की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ना सिर्फ स्टेट लेवल PCS में बल्कि आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। जैसे SSC वगैरह के हो गए तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे नीति आयोग की हो गई, अपना सार्क की हो गई और अपना आसियान की हो गई, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जैसे जो भी करंट अफेयर में भी मैं आपको कराते हुए चल रही हूँ, और आज इसकी भी बता देती हूँ कि नीति आयोग की क्या होती है। नीति आयोग की दोस्तों फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आ जाए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है तो आपको लगाना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो 1-2 बार आप रिपीट करेंगे ना तो वैसे ही आपके माइंड में बैठ जाएगा। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
2-4 बार रिपीट करेंगे ना, वीडियो को सुनेंगे तो वैसे याद हो जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग के। अब मैंने बता दिया नीति आयोग के जो दोस्तों अध्यक्ष होते हैं ना, वो हमेशा पीएम ही होते हैं। उस टाइम पे जो भी पीएम होंगे वही होते हैं। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी है। अब दोस्तों आप इसके मुझे उपाध्यक्ष बताएंगे और सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी स्टूडेंट नाइट तक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। इसके मुझे नीति आयोग के उपाध्यक्ष बताने हैं आपको, और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है ये बताना है। अब दोस्तों नीति आयोग क्या है? दोस्तों नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर। अब दोस्तों एक बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसकी डेट से पूछ लेते हैं कि भाई राष्ट्रीय जो अपना राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है 1952 6 अगस्त 1952 को अपने जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका दोस्तों गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तो थी बात योजना आयोग और नीति आयोग की। अब दोस्तों मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जहां से पीटी में क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों इसके मैं कल आपको प्रूफ के साथ आपको सारे क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगी PYQ के। अब दोस्तों मूव करते हैं वित्त आयोग पे। किस पे दोस्तों? वित्त आयोग पे। अब दोस्तों देखो मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले कि वित्त आयोग, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि वित्त आयोग कैसी संस्था है? क्या ये संविधानोत्तर संस्था है? क्या ये संवैधानिक संस्था है? तो कैसी है? तो दोस्तों अपनी जो योजना आयोग है ये तो संविधानोत्तर संस्था थी क्योंकि इसका अपने संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें वित्त आयोग की तो दोस्तों वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब क्या? मैंने अभी भी समझाया था, अगेन समझाती हूँ, इसको बैठा लेना दोस्तों दिमाग में कि अगर आपको कोई भी ऐसे जैसे संस्था होती है ना जिसका संविधान में उल्लेख है वो तो हो गई संवैधानिक, और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा गया, तो उसका मतलब क्या है भाई? वो संविधानोत्तर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसका तो उल्लेख है संविधान में। अब उल्लेख कहाँ पर है मैं वो बताने जा रही हूँ दोस्तों। यहाँ से सीधा आर्टिकल से स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? आपको ऑप्शन में देंगे 280 में, 110 में, 109 में, ऐसे करके आपको ऑप्शन में देंगे। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी वित्त आयोग के अनुच्छेद की बात करें तो वित्त आयोग का दोस्तों अनुच्छेद है 280। कितना? 280। दोस्तों यहाँ से पिछले स्टेट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग आए तो अनुच्छेद 280 आपको याद में रखना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 280(1) के तहत अगर हम बात करें, अनुच्छेद 280(1) के तहत दोस्तों वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले, ऐसे पूछते हैं कि भाई जो वित्त आयोग है इसमें कितने मेंबर होते हैं, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों टोटल होते हैं 5। आपको इनकी संख्या याद रखनी है। वित्त आयोग में अगर सदस्यों की बात करें तो कितने होते हैं? सदस्य होते हैं दोस्तों 5। एक तो होता है अध्यक्ष मतलब मुखिया, एक होता है दोस्तों अध्यक्ष, और दोस्तों 4 होते हैं अन्य सदस्य। तो दोस्तों टोटल हो जाते हैं 5। अब दोस्तों बात करते हैं वित्त आयोग का मेन कार्य क्या है, मुख्य कार्य मतलब मेन वर्क क्या है, वही वित्त आयोग क्यों लाए गए या इसका अनुच्छेद जो 280 में वर्णन है वो क्यों है? तो दोस्तों इस पे बात करते हैं। दोस्तों वित्त आयोग का मेन वर्क है, मुख्य कार्य है संघ कितने हैं दोस्तों? अपने संघ है अपने 8, और अपने राज्य कितने हैं दोस्तों? राज्य है 28। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्तमान में एसएससी जैसे जीडी के, एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम होते हैं ना सीएचएसएल के, तो वहां पर डायरेक्ट पूछ लेंगे। और यहाँ तक स्टेट लेवल पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। पहले 29 राज्य थे ना और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अभी कितने हैं? अभी हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है, मतलब 28 राज्य। तो वर्तमान का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाए तो आप 8 यूटी और 28 स्टेट लगा के आना है। संघ दोस्तों इसका मेन वर्क की बात करते हैं वित्त आयोग की। संघ प्लस राज्यों के बीच करों के शुद्ध आवंटन मतलब बंटवारे के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में प्रेसिडेंट की सिफारिश प्रस्तुत करता है। मतलब मेन वर्क यही है, संघ और राज्यों के बीच जो वित्त का बंटवारा होता है ना उसके ये देख रेख करता है या सिफारिश करता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
मतलब मेन वित्त से ही है ना, संघ और राज्य के बीच दोस्तों वित्त मतलब धन का शुद्ध आवंटन मतलब कि बंटवारा और वितरण का सारा काम किसका है दोस्तों, ये है वित्त आयोग का। और इसकी सिफारिश किसको करता है, अगर आ जाए तो प्रेसिडेंट को करते हैं। और दोस्तों जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, ये पूछ लेते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो वित्त आयोग है ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। ऐसे दे देंगे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, पीएम को, संसद को, 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, हमेशा राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के गठन की, कि वही प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। आपको डेट याद करनी है कि ये किया गया था दोस्तों 22 नवंबर 1951 को, मतलब कि 22 नवंबर 1951 में प्रथम वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसकी किसकी अध्यक्षता में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 में 1951 में, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों अगर आपसे अध्यक्षता के बारे में पूछे कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, डेट तो मैंने आपको बता दी भाई 22 नवंबर 1951 में गठन किया गया, लेकिन किसकी अध्यक्षता में किया गया ये आपको ध्यान में रखना है, केसी नियोगी की। यहाँ से भी दोस्तों पीवाईक्यू में स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देन दोस्तों अब बात करते हैं करंट की कुछ, कि ऐसे पूछते हैं कि 14th नंबर के 14वें नंबर के जो वित्त आयोग है 14th नंबर के वित्त आयोग कौन थे। तो दोस्तों अभी जब ये पहले स्टेट लेवल में पूछा गया था, जब जैसे कि अगर 20 में पेपर था या अपना 19 में जिन्होंने दिया होगा 18 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आ जाए 14th नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये थे वाईवी रेड्डी। इनका कार्यकाल था दोस्तों सन 2015 से 20। जिन बच्चों ने 20 में यूपीपीसीएस का या और भी स्टेट का एग्जाम दिए, तो दोस्तों वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, क्योंकि बात हो रही है सन 2015 से 20 का। इनका कार्यकाल अगर बात करें तो वाईवी रेड्डी जो कि 14th नंबर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल कब तक था, सन 2015 से 20। तो तब ये एग्जाम्स में पूछा गया था। और 14th नंबर की बात हो रही है तो इनके अध्यक्ष कौन है, वाईवी रेड्डी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर आप पूछेंगे जो अब के एग्जाम स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, या कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो दोस्तों अभी आएगा 15वें वित्त आयोग से कि 15th नंबर के वित्त आयोग कौन है। तो दोस्तों आपको लगाना है, आपको ऑप्शन में देंगे ऐसे कि वाईवी रेड्डी, एनके सिंह और 3-4 और ऑप्शन में देंगे, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं ना, पहला दे देंगे वाईवी रेड्डी, सेकंड दे देंगे आपको एनके सिंह। तो दोस्तों आपको लगाना है, क्योंकि 14th का तो बता दिया भाई, 14th का अगर वित्त आयोग पूछ ले आपसे, पता नहीं ना, पहला भी पूछ लेते हैं। करंट दोस्तों वैसे तो एक जैसे स्टेट लेवल के पीसीएस है ना, तो 1.5 साल तक की करंट पूछ लेते हैं, लेकिन आपको 14th का भी पता होना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे। अगर आपको 14th का पता है तो 15 का तो निकाल ही दोगे कि भाई वाईवी रेड्डी तो 14th के थे, और 15 के हैं दोस्तों एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों एनके सिंह। आपको यही ध्यान में रखना है कि भाई जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है ना अभी, इसका कार्यकाल है दोस्तों सन 2020 से 25, तो अभी अपना 22 चल रहा है, तो 25 तक कौन रहेंगे अपने वित्त आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान में रखना है एनके सिंह रहेंगे। तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। अब दोस्तों अगर वित्त आयोग के कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जैसे कि ये था कार्यकाल वाईवी रेड्डी का था 20 से अपना 15 से 20, इनका खत्म हो गया, अभी अपना 22 चल रहा है ना, 23 स्टार्ट होने वाला है, तो 25 तक रहेंगे इसके अध्यक्ष एनके सिंह। तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। 20 से 25 तक एनके सिंह इसके अध्यक्ष रहेंगे। तो अगर कार्यकाल पूछ ले कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है, तो आपको क्या लगाना है कि भाई मैडम ने तो बताया था वित्त आयोग का कार्यकाल अपने 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों एक रह गया है इसके बारे में जानकारी, मुख्यालय वित्त आयोग का दोस्तों हेडक्वार्टर से भी पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर तो दोस्तों आपको सभी के याद होने चाहिए, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो और WTO। दोस्तों इनके ना कुछ ऐसे होते हैं, इनकी स्थापना के साथ साथ इनके हेडक्वार्टर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ हेडक्वार्टर से और जो इनका स्थापना दिवस होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यूएन की स्थापना कब हुई, यूएन डे कब मनाया जाता है, तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम बात करें वित्त आयोग के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो दोस्तों ये है अपना नई दिल्ली में। कहाँ पर है, अपने नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थी आज की GS सेकंड की
37 नंबर की क्लास। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छे से देखनी है। आज मैंने आपको योजना आयोग और नीति आयोग कराया, पूरा वित्त आयोग समझा दिया। अब दोस्तों कल मैं आपको क्या कराऊंगी, इनके PYQ जो प्रीवियस ईयर में स्टेट लेवल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सोल्व कराऊंगी। और दोस्तों थ्योरी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, कल आप तभी अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। और कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कहाँ से, क्योंकि PYQ को दोस्तों यही होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टेट लेवल में PYQ क्वेश्चंस का रोल बहुत होता है। अगर आप 10 ईयर के कोई भी स्टेट लेवल की आप तैयारी करें, चाहे आप MPPCS की कर रहे हैं, BPSC की कर रहे हैं, RAS की कर रहे हैं या फिर अपना UPPCS की क्यों ना कर रहे हो, दोस्तों आपको क्या करना है, 10 साल के PYQ सोल्व करने हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, 50% जो 50% 40 से 50% दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कल हम PYQ भी कर लेंगे, देन दोस्तों जितने एक्सपेक्टेड होंगे वो भी हम कल सोल्व कर लेंगे इन दोनों टॉपिक के। अभी दोस्तों 3-4 टॉपिक बचे हैं, उन्हें भी मैं ऐसे ही कवर कराऊंगी। कल ये PYQ सोल्व हो जाएंगे, देन अगली क्लास में दोस्तों मैं 2 टॉपिक लूंगी और उनको समझाऊंगी आपको, देन उसके PYQ सोल्व कराऊंगी। तो दोस्तों अपना मैं कोशिश है मेरी 31 तक मैं आपको पूरी GS सेकंड कंप्लीट करा दूं। देन दोस्तों मैं अपना क्या स्टार्ट कराऊंगी आपको, अपना इतिहास और भूगोल और इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, वो रोज मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपको ये क्लासेस कराऊं। तो अंत में यही कहूंगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा ले, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स हैं कि मैम लेट वीडियो आती है। तो दोस्तों उसका कारण यही है कि आपने जो ऑल बेल आइकन होता है ना उसको नहीं दबा रखा, तो उसको दबा ले, तो आपके पास जैसे भी मैं वीडियो शूट करके डालती हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास जाए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उन्हें मेरी कक्षाओं का भरपूर लाभ हो। और दोस्तों सिर्फ आपको लाभ प्राप्त नहीं करना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों अपनी ये एजुकेशन की वीडियो गांव-गांव तक जाए और दोस्तों हम सभी के सपने में अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपने कल की क्लास में। और दोस्तों लास्ट में ये कहूंगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी और PDF दोस्तों आपको संडे तक मिल जाएगी। देखो डरने वाली बात नहीं है, कभी आप सोचो, मैंने सारे नोट्स अच्छे से तैयार कर रखे हैं, उनको बाइंड भी कर रखा है। तो दोस्तों जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं मैं सारे नोट्स PDF में करके संडे तक आपको उपलब्ध करा दूंगी। तो आपको फिर उसे प्रिंट में निकलवा लेना और अपनी रिवीजन आगे बढ़ाना। तो डरने की ऐसे नहीं सोचना कि मैडम PDF नहीं डाली, दोस्तों बस थोड़ा टाइम की है मेरे पास, मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि अब मैं अकेले दोस्तों ये सब हैंडल करती हूँ कि पहले मैं करंट की क्लास लेती हूँ, 7 बजे उठ के ये लिखती हूँ, फिर मिटाती हूँ, फिर मैं अपना GS सेकंड की क्लास लेती हूँ, देन दोस्तों कंटेंट 2-2 3-3 क्लास का तैयार करना होता है, अभी तो 2 ही ले रही हूँ। तो दोस्तों ये सब इतना ईजी नहीं होता है, रात को 3-4 तो सोने में ही बज जाते हैं, फिर 7 बजे उठती हूँ। तो दोस्तों थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी जैसे क्लास शूट करके डालूंगी तो कल की क्लास की टेंशन है कि कल का कंटेंट तैयार करना है। तो दोस्तों इसलिए बस टाइम का मेरा, आप आई होप सभी समझते होंगे प्रॉब्लम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संडे क्योंकि मैं कोई क्लास नहीं लेती हूँ, अपना दोस्तों यही तरीका है शुरू से और आगे भी ऐसे ही रखेंगे कि मंडे टू सैटरडे दोस्तों अपने को 100% अच्छा फोकस करके पढ़ना है। जितना भी हम मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे दोस्तों, संडे को दबा के उसका रिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सभी को पता है माइंड से चीजें स्किप होना शुरू हो जाती हैं और हम अपने एग्जाम में जो आने वाले हैं PCS के उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सक्सेस की एक ही की होती है, मैं हमेशा यही बताती हूँ आपको, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो हम सभी को अच्छे से रिवीजन करना है और अपनी सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव करना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल की अपनी करंट अफेयर और GS सेकंड की क्लास में। तो दोस्तों अपने ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहे, धन्यवाद।